बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़र्स्ट ईयर के सेकंड वीक के लेक्चर नंबर 2 को आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और फर्स्ट ईयर क्लास के लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं आईसीबी कॉलेज के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले हम पिछले लेक्चर को एक थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे और रिवीजन करने के बाद हम लोग आगे नए लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के हवाले से पढ़ा था और उसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके हवाले से हमारी डिस्कशन हुई थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इनपुट डिवाइसेस कैसे डेटा को सेंड करती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मेन सिस्टम यूनिट को। मेमोरी के अंदर वो डेटा होता है और फिर सीपीयू की तरफ प्रोसेसिंग के लिए जाता है। उसके बाद फिर आउटपुट जनरेट होता है, लाइक वो चीज़ मतलब हमने डिस्कस की थी। उसके बाद दूसरा हमने ये डिफ़ाइन किया था कि कंप्यूटिंग डिवाइस में और एक नॉर्मल सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस होता है, जिसमें यह बताया गया था कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस जिस तरह वॉशिंग मशीन है या फिर माइक्रोवेव ओवन है, ये एक स्पेसिफ़िक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। इनके अंदर जो प्रोसेसर होता है वो एक ख़ास काम के लिए डिज़ाइन किया गया होता है और उसमें वो ख़ास प्रोग्राम ही चल सकता है, बाकी जनरल पर्पस कोई भी काम उसके अंदर हम नहीं कर। इसी तरीके से हम लोगों ने डिटेल के साथ ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर को डिस्कस किया था कि डिफरेंट जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, जिसमें सुपर कंप्यूटर है और उसके बाद फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, और इनकी जो क्लासिफिकेशन के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या ये क्लासिफाई क्यों किए गए हैं, वो हमने बेस्ड ऑन उनके साइज़, उनकी कॉस्ट, उनकी स्पीड, ये डिफरेंट फैक्टर्स थे जो कि हमने डिस्कस किए थे कि किसी भी कंप्यूटर को एक से दूसरे से अलग करने के लिए ये चीज़ें हैं जिनके बेस पे सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से अलग होता है और मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर से, और इसी तरह माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर को हम देते हैं। इसी तरह हम लोगों ने फिर देखा था कि डे लाइफ के अंदर मतलब रूटीन के अंदर हम लोगों को जिन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है उनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स और उसके बाद फिर क्लाउड कंप्यूटिंग और फिर हमने डेटा सेंटर्स का तज़किरा किया था। आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, पहले टॉपिक से टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने से पहले ये चीज़ डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था वो क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। जिस तरह यहाँ पे आपके सामने बुक में लिखा हुआ है कि ऑल फिज़िकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सच इज़ अ मॉनिटर, कीबोर्ड एंड हार्ड ड्राइव, प्रिंटर अलॉन्ग विद देयर सर्किटरी कनेक्टिंग एंड सो ऑन, सारी चीज़ें जो भी जिसको टच किया जा सके, जो वेट जिसका हो, वो कोई जगह लेती हो चीज़, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो कि मतलब जिसको हम टेंजिबल पार्ट्स कहते हैं, उन सारी चीज़ों को हम हार्डवेयर कहते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इज़ एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप इंस्ट्रक्शन, मिसाल के तौर आप मैं किसी को कहता हूँ कि भाई आप इधर आइए, अब ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी इधर आइए, ये विजिबल नहीं है, इसमें किसी को वो नज़र नहीं आ रहा, जस्ट इंस्ट्रक्शन है जो कि उसने अंडरस्टैंड की, फॉलो किसने किया, उस स्टूडेंट ने किया। सो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हार्डवेयर से काम लेना सॉफ्टवेयर का काम होता है और इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए कहा जाता है सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बड़ा इसमें क्लियर बताया गया है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्योंकि कंप्यूटर अपने तौर पर कुछ नहीं करता, तो इसलिए हम उसको बताते हैं कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। दोनों चीज़ें जब तक नहीं बताई जाती कंप्यूटर को, तब तक वो कंप्यूटर
कोई काम नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम से काम लेना ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर का काम होता है। वो सॉफ्टवेयर आगे फिर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की, वो पर्टिकुलर इस हार्डवेयर को कंट्रोलिंग पार्ट के तौर पर लिया जाता है कि इनसे काम लेना। सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, इट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड, जो अभी हमने बात की। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू होती हैं। यहाँ पे एक पिक्चर में आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें दो चीज़ें हैं जो कि उन्होंने अलग अलग तौर पर बताई हुई हैं आपकी जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि देखें यहाँ पे हार्डवेयर जितने पार्ट्स हैं वो चाहे मेन सिस्टम यूनिट हो या फिर कीबोर्ड के फॉर्म में हो, माउस के फॉर्म में हो, या कोई डिस्क हो, या कोई कनेक्टर हो, या कोई चिप हो, ये सारे, या इवन ये देखें वायर्स का एक केबल, मतलब जो कनेक्टिविटी के लिए डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ की जाती है, या फिर ये USB हो। मतलब आप इस सेक्शन के अंदर जिन चीज़ों को देख रहे हैं इन सब को हार्डवेयर कहा जाता है। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि ये कोई भी चीज़ हो, जिस तरह पावर सप्लाई जगह लेती है, वज़न होता है, मॉनिटर जगह लेती है, वज़न होता है, इसी तरह टच किया जा सकता है। तो ये सारे पार्ट्स एज अ हार्डवेयर हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड आप देखें सॉफ्टवेयर जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं कि आपका ये फायरफॉक्स है, या फिर एक्सेल है, या फिर विंडोज़ है, या फिर आपका ये कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है, या फिर आप फेसबुक चलाते हैं, या क्रोम है। जितनी भी चीज़ें हैं ये एज अ सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज़ की जाती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही हम कोई आउटपुट जनरेट कर सकते हैं हार्डवेयर से। यानी कि इस हार्डवेयर से काम लेना इस सॉफ्टवेयर का काम होता है। लेकिन अगर हार्डवेयर दरमियान से निकाल दिया जाए, सिर्फ सॉफ्टवेयर रखा जाए, तो ये किसी काम का नहीं है, बिकॉज के इसने काम लेना ही हार्डवेयर से होता है। तो इसी तरह हार्डवेयर अगर खाली हो, सॉफ्टवेयर उसके अंदर ना हो, तो ये दोनों यूजलेस हैं एक दूसरे के सिवा। ये बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के साथ काम करने के हवाले से। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जिस तरह आपकी बुक में लिखा गया है कि यहाँ पे 4 डिफरेंट, बेसिकली तो 2 इसके मेनली जो टाइप्स होते हैं या क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि मिसाल के तौर पर हम अगर ये कहें कि ये वो सॉफ्टवेयर होता है कि जो कंट्रोल करता है कि प्रोसेसिंग कैसे करनी है, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, किससे पहले काम लेना है, मेमोरी के अंदर किसको जगह ज़्यादा देनी है, किस प्रोग्राम को हार्ड ड्राइव पे वापस शिफ्ट करना है, इनपुट आ रही है, कैमरा भी साथ लगा हुआ है, माइक भी चल रहा है, कीबोर्ड से भी आ रहा है, तो इन डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसको पहले प्रायोरिटी देनी है। हमने इंटरनेट से कोई डेटा डाउनलोड करना है, मल्टीपल डाउनलोड चल रहे हैं, पहले कौन सा डाउनलोड चलना चाहिए, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर चलती हैं। हम कोई डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, साउथ में माउस भी इस तरह हिला रहे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो बताता है कि भाई हमने पहले इस मूवमेंट को शो कराना है या फिर डाउनलोडिंग करनी है। लाइक इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, या कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। यानी कि प्रोसेसर कह रहा है कि भाई मैंने कोई प्रोसेसिंग का काम करना है तो मुझे डेटा चाहिए, तो हमेशा उसूल ये होता है कि उसको डेटा चाहिए होता है रैम के अंदर, रैम से उसने डेटा सारा लेना होता है। तो अब रैम को वो रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये डेटा मुझे प्रोसेसिंग के लिए सेंड करें। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सारे डिवाइसेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन करे और उनको इस चीज़ के अंदर एक स्ट्रीमलाइन कर दे कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है। A computer without some kind of system software would be ineffective and impossible to operate. So some example of system softwares, नीचे जाके हम देखते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स हैं डिफरेंट, उनमें सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद दूसरा है डिवाइस ड्राइवर्स, तीसरा है यूटिलिटी प्रोग्राम्स,
और चौथा है लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर्स। सो इसमें सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि उमूमी तौर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है जहनों के अंदर, वो विंडोज़ का आता है। हालांकि विंडोज़ के अलावा बहुत सारे अलग से सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जिस तरह आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का है, लिनक्स एक ओपन सोर्स, आगे इसकी डिटेल हम बताएंगे ओपन सोर्स का क्या मतलब है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ के। इसी तरह फिर एप्पल कंपनी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसी तरह ये बाकी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इवन के यहाँ पे इस लिनक्स के अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, यानी कि डिफरेंट लिनक्स के वर्जन्स हैं, अलग अलग कंपनीज अपने अपने, वो आगे फिर हम आपको इसका दिखा भी देंगे। इसी तरह मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह एप्पल कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपने अपने डिफरेंट फीचर्स के साथ एक ही तरह का काम करते हैं, जिनका काम जिस तरह अभी हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अभी हमने जो पिक्चर के अंदर जितने ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, इन सब का एक ही तरह का काम है जो यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सच एज CPU, स्टोरेज डिवाइस एंड ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो ये जिस तरह यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल भी है कि विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, ये सारे अभी पिक्चर के अंदर हम देख चुके हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेनली टास्क हैं वो इनलिस्ट किए गए हैं आपके सामने कि ये सिस्टम रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। अब सिस्टम रिसोर्सेज से क्या मतलब है? सिस्टम रिसोर्स का मतलब कि आपका प्रोसेसर है, वो एक रिसोर्स है, यानी कि डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आपने कोई सॉन्ग भी प्ले किया हुआ है, आप कोई डॉक्यूमेंट भी राइट कर रहे हैं, साथ में आपके स्काइप के ऊपर किसी के साथ बातचीत भी चल रही है। अब ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेसर आपका सिंगल है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि इन CPU को इन प्रोग्राम्स के अंदर कैसे मैनेज करता है। सो ये रिसोर्स है, रिसोर्स CPU, इसी तरह रिसोर्स रैम है, इसी तरह रिसोर्स आपका कोई CD-ROM है, सो ये प्रिंटर है, ये रिसोर्सेज है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि इन रिसोर्सेज को एलोकेट करता है कि मुझे सबसे पहले ये रिसोर्स किस प्रोग्राम को, किस यूज़र को, किस सॉफ्टवेयर को देना है। दूसरा काम मैनेजेस फाइल बाय मेंटेनिंग अ प्रॉपर फाइल एंड फोल्डर सिस्टम, कि आपके हार्ड ड्राइव के ऊपर पार्टीशनिंग करें, उसमें आप फोल्डर बना सकें, आप उसके अंदर फाइल क्रिएट कर सकें, उस की इंडेक्सिंग कर सकें, आप उसको लिस्ट कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जिस तरह हम राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करते हैं, तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ़ीचर है जो कि हमें मिलता है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि ये लोड करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस को रैम के अंदर, यानी कि हम डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के साथ बेसिकली क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कि यूज़र इस प्रोग्राम को यूज़ करना चाहता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रिसोर्सेज को देखता है कि भाई रैम के अंदर स्पेस है कि नहीं है। अगर स्पेस नहीं है तो वो उन प्रोग्राम को डी एलोकेट करता है जो इनएक्टिव होते हैं, यानी कि काफ़ी देर से वो जिनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था, वो फिर उनको अनलोड करता है और इस नए प्रोग्राम के लिए रैम के अंदर जगह बनाता है। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो उसको लोड करे और उसको चलाए। इसी तरह कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड से डेटा आ रहा है, माउस से डेटा आ रहा है, मुसलसल माइक आपका ऑन है, उससे डेटा कंटिन्यूसली आ रहा है। अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट फीचर है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर्ड हो, कि आपके डेटा को कोई अनऑथोराइज एक्सेस ना कर सके। आपने डेटा रखा हुआ है हार्ड ड्राइव के ऊपर, कोई नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम को कनेक्ट करना चाहता है, या फिर आपके सिस्टम के ऊपर कोई आके पासवर्ड लगाना चाहता है, तो ये सिक्योरिटी को मेंटेन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है।
इसके अलावा नेटवर्क्स के ऊपर ऑपरेशंस को मेंटेन करना, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फ़ीचर होता है जो कि आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बल्कि मुकाबले की कैफियत की सूरत में हमारे सामने है। शुरू के ज़माने में जब सिस्टम नए नए थे तो उस वक्त एक ही इंटरफेस चलता था जिसको कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है, जिसको मैं अगर कहूँ कि ये CMD ये इंटरफेस था जिसके थ्रू हम लोग कोई भी काम करते थे। सो इसमें सारी चीज़ें जिस तरह DIR हम लिखते हैं तो ये इस तरह माय कंप्यूटर, ये बेसिकली हम माय कंप्यूटर या ओपन करते हैं तो इस तरह की सूरत हाल हमारे सामने होती है। लेकिन पहले कैसे होता था माय कंप्यूटर, ऐसे होता था, हर चीज़ को टाइप करना पड़ता था, हर कमांड को यूज़ करना पड़ता, कॉपी करना होता, हम कहते कॉपी सोर्स यहाँ पे लिखते कि कहाँ से कॉपी करना है और आगे फिर हम बताते कि कहाँ पे कॉपी करना है, कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ पे कॉपी। अब आजकल क्या है, राइट क्लिक करें कॉपी, जिस जगह पे जाके हमने उसको पेस्ट करना हो वहाँ पे राइट क्लिक करें पेस्ट कर दें, बड़ा इजी, बड़ा सिंपल। सो पहले इस तरह नहीं था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि इस सारे काम को ईजी तरीके से यूज़र के सामने ले आए, बैकएंड पे बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है उससे यूज़र का कोई वास्ता नहीं होता। तो ये एक ईजी इंटरफेस प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। दूसरा डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी डिवाइस जो कि सिस्टम के साथ कनेक्टेड है उसको चलाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। यानी कि हम मिसाल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट के लिए हमारे पास नेटवर्क होता है, नेटवर्क को यूज़ करने के लिए उसका ड्राइवर होना ज़रूरी है। अगर तो वो ड्राइवर नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर डिवाइस को जब तक कि उसके दरमियान में वो कनेक्टिविटी ना हो, वो एक पाथ ना बने जो कि डिवाइस ड्राइवर प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के दरमियान। यानी कि इसका अगर हम सिंपल अल्फाज में ये बात कर लें कि ये वो एक फैसिलिटी देता है कि जिसमें जो एक्चुअल हार्डवेयर होता है वो और ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा जब भी नेटवर्क से या किसी दूसरी डिवाइस से, यानी कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया या फिर जो डिवाइस प्रिंटर हो गया, इन सारी डिवाइसेस से काम जब लेना हो तो हमेशा वो किसको कहता है, डिवाइस ड्राइवर को कहता है। तो यहाँ पे व्हेन वी अटैच एनी टाइप ऑफ डिवाइस ड्राइवर, नेटवर्क कार्ड हो गया या डिजिटल कैम हो गया, इट विल नॉट वर्क विदाउट अ डिवाइस ड्राइवर। We have to first install the device driver of the device in computer before using it। और इनमें कुछ प्लग इन प्ले होते हैं, यानी कि आप जैसे डिवाइस लगाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो डिवाइस अपने ड्राइवर पेश कर देता है कि भाई आप इस ड्राइवर को पहले इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आप डायरेक्ट आपको मैनुअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो प्लग इन प्ले होते हैं कि जैसे आपने USB लगाई, ऑटोमेटिकली उसका ड्राइवर लोड हो गया और उसके बाद आप USB को यूज़ कर सकते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है कि जो एडिशनल, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स एडिशनल फैसिलिटीज़ टू कैरी आउट टास्क विच आर बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे काम जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने सर्किल के अंदर नहीं आते, यानी कि वो उसकी बुनियादी कामों के अंदर नहीं आते लेकिन ज़रूरी भी होते हैं। तो इस तरह कि जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलके कुछ काम करते हैं उनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कह सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे देखें कि ये डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या करता है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि आपके हार्ड ड्राइव के ऊपर मौजूद डेटा को सीरियलाइज करता है। यानी कि यहाँ पे अगर मिसाल के तौर कोई डेटा, कुछ पोर्शन डेटा का यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ पोर्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ पोर्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इस यूटिलिटी का काम क्या है कि आपके ड्राइव को फास्ट करने के लिए उस सारे डेटा को कंबाइन एक ही जगह पे ले आए। तो वो सीरियलाइजेशन का जो काम होता है उसको हम डीफ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी कोई डेटा हार्ड ड्राइव से उठाए उसको एक सीरीज़ के अंदर वो सारा डेटा मिले, उसको बार बार इधर से इधर जंप ना करना पड़े, इधर से इधर जंप ना करना पड़े। तो वो उस जंपिंग के अंदर जो टाइम वेस्ट होता है उससे बचने के लिए इस तरह की यूटिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करती है।
एंटीवायरस हो गया। सो एंटीवायरस भी इसी तरह का कोई प्रोग्राम है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है मलिशियस या एक गलत प्रोग्राम्स के सूरत में जो कि वायरसेस की सूरत में होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली ये काम करता है कि हम जो भी प्रोग्राम लैंग्वेजेस के अंदर हम लिखते हैं उनको ट्रांसलेट करता है अकॉर्डिंग टू लोकल मशीन। द कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वन। ये तो सब जानते हैं कि कंप्यूटर हमेशा वंस एंड जीरोस के सूरत में काम करता है। अब ये वंस एंड जीरोस बेसिकली क्या हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये कैसे काम करते हैं, इसकी तफसील हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर किंग कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि अब हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना मिजाज होता है, अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्ट उसका डिफरेंट होता है। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर उस लोकल मशीन के मुताबिक उस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इसीलिए इनका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इन डेप्थ कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है और उसके मुताबिक उसको उस प्रोग्राम को जो कि हमने लिखा है कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह असेंबलर है। असेंबलर के बारे में जिस तरह लिखा है कि ये भी एक ट्रांसलेटर है और इस ट्रांसलेटर का काम ट्रांसलेट करना होता है। लेकिन यहाँ पे ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन असेंबली लैंग्वेज, यानी कि इवन असेंबली लैंग्वेज ही हर सिस्टम की अपनी अपनी होती है। लाइक अगर हम मिसाल के तौर पर ले लें कि इंटेल सिस्टम्स हैं तो इंटेल वालों की अपनी असेंबली लैंग्वेज है। इसी तरह अगर आप AMD सिस्टम लें उनकी अपनी असेंबली लैंग्वेज है। तो ये डिफरेंट जो मशीन्स होती हैं हर मशीन की अपनी अपनी एक असेंबली लैंग्वेज होती है जिसके मुताबिक वो असेंबलर उनको ट्रांसलेट करता है। यहाँ पे दो टाइप्स हैं हमारे पास, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की सूरत में जो ट्रांसलेटर्स हैं। सो इसमें जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है पूरे प्रोग्राम को वन गो के अंदर। वो वन गो के अंदर चेक करता है उसके बाद कन्वर्ट करता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है, यानी कि वो प्रोग्राम को चला भी देता है। कंपाइलर क्या करता है कि सारे प्रोग्राम को पहले चेक करेगा, किसी जगह पे कोई एरर आ गया तो वो कन्वर्जन का प्रोसेस वहीं पे रोक देता है। वो ट्रांसलेट नहीं करता, वो आपको चला के नहीं देता। लेकिन इंटरप्रेटर करेगा पहली लाइन ठीक है उसने चला दी, दूसरी लाइन ठीक है चला दी। तो अगर तो डिफरेंट प्लेसेस पे एरर्स हैं तो हर जगह पे जाके वो रुक जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा, फिर शुरू से करेगा। हर एरर को मतलब यानी कि अगर हम कहें कि प्रोग्राम के अंदर 10 एरर हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, वो 10 एरर एक ही दफ़ा में बता देगा कि इस प्रोग्राम में इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे ये सारे 10 एरर हैं। लेकिन इंटरप्रेटर चला के रन करके फिर रुक जाएगा, फिर शुरू से करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर शुरू से करेगा अनटिल के वो आखिरी एरर तक पहुँचे। सो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। दोनों का काम कन्वर्जन का है, ट्रांसलेट करने का है, लेकिन तरीक़ेकार दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे देखें कंपाइलर, देखें ये एक बेसिकली सोर्स कोड है जो कि C++ लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है। दरमियान में कंपाइलर है और कंपाइलर क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये बेसिकली कंपाइलर इस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा गया है इंग्लिश ओरिएंटेड उसको कन्वर्ट करने का काम करता है और मशीन लैंग्वेज का उसको ट्रांसलेट कर देता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है। कोई अकाउंटिंग का प्रोग्राम है, कोई एक्सेल है, कोई वर्ड प्रोसेसर है और इस तरह के डिफरेंट अलग अलग ख़ास मकासद जो कि जिस मकसद के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया उसी मकसद के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता है। हर काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, कुछ अलग अलग क्लासीफाई किया गया है जिसमें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, इसी तरह एंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं। सो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, लोगों के काम के अंदर हेल्प करता है। यानी कि एक फ़ाइल है मिसाल के तौर पर जिसके अंदर सिर्फ नाम को चेंज करके बाकी सारा काम वही होता है, तो हम एक फ़ाइल बनाएंगे,
पहले क्या होता था कि टाइप किया जाता था, तो टाइप कर लें, इसका मतलब है कि हर बंदे के लिए अलग अलग टाइपिंग आपने ज़रूरी करनी है, अदरवाइज़ आप नहीं पहुंच सकते। लेकिन आजकल क्या है, MS वर्ड के अंदर एक फ़ाइल बनाएं, उसके अंदर जो चीज़ आपने लिखनी है, बाकी को आप जस्ट नाम चेंज करके उसको एडिट करके प्रिंट करते जाएं। आपने वो काम जो कि हर मर्तबा घंटों के अंदर कर सकते थे, आपने आधे घंटे के अंदर वही सारा काम कर लिया। इसी तरह आजकल के दौर में बिज़नेस के अंदर सॉफ्टवेयर अगर ना हो तो आजकल बिज़नेस संभाला नहीं जा सकता। आप बिलिंग करते हैं, आप इनवाइसिंग करते हैं, आप परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन सारा काम करते हैं। सो ये बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मैनेज करते हैं, आपको बताते हैं कि आपका जी बिज़नेस जो चला है पूरे महीने के अंदर या पूरे साल के अंदर क्या प्रॉफिट हुआ, आपने एक्सपेंस क्या किए, आपने परचेजिंग कितनी की, उसमें से प्रॉफिट कितना निकला, ये सारी चीज़ें मतलब जो बिज़नेस के मुतालिक चीज़ें हैं वो सारे के सारे काम इसके अंदर एफिशिएंटली आप ये कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए। इसी तरह एंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं कि जिसके अंदर आपके गेम्स आ जाती हैं या ऑडियो वीडियो के प्लेयर्स आ जाते हैं जिनमें आप डिफरेंट वीडियोस को चला सकते हैं। इसी तरह एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह आजकल मैं इस हवाले से बड़ा एक अच्छा फील करता हूँ कि जिस तरह सबक.pk है, उन्होंने बहुत अच्छा काम है, तो वो वेब एप्लीकेशन लेकिन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप वीडियोस चेक कर सकते हैं, फिर हर वीडियो के अगेंस्ट में उनके डिफरेंट टेस्ट दिए गए हैं जो कि आप परफॉर्म करते हैं और अपने स्किल्स को बेहतर करते हैं। सो ये इसी तरह ये सारा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होती हैं जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं लर्निंग के लिए वीडियोस की सूरत में। इवन उसके अंदर इस तरह भी होता है कि आप डिफरेंट टेस्ट देते हैं, टेस्ट के सूरत में अगर आपका टेस्ट अच्छा आया, अगला टेस्ट आपका मुश्किल लगे, अगर आपका टेस्ट ठीक नहीं हुआ तो अगला टेस्ट थोड़ा सा ईजी हो आएगा। तो बेस्ड ऑन आपके नंबर्स के ऊपर वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ख़ुद को उस तरीके से चेंज कर लेता है जिसमें उसका स्टूडेंट कंफर्ट फील करे और उसको आसानी हो, लर्निंग उसके लिए ईजी हो जाए। सो ये डिफरेंट टाइप के आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बाद इंटरनेट एप्लीकेशन के अंदर वेब एप्लीकेशन है, क्लाउड कंप्यूटर एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशंस के अंदर हम देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन इज़ अ प्रोग्राम दैट रन ऑन अ रिमोट सर्वर। तो ये रिमोट सर्वर बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जिस तरह दिखाया गया है कि एक यूज़र है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसने अपने वेब ब्राउज़र के अंदर जिस तरह लिखा है वेब ब्राउज़र, जिस तरह क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सो ये वेब ब्राउज़र्स हैं। सो वो अपने वेब ब्राउज़र के अंदर कोई भी वेबसाइट एंटर करता है तो वो इंटरनेट के थ्रू आगे आपके इस सिस्टम तक वो रुकेश जाती है, और इस रुकेश को यहाँ पे क्योंकि एक से ज़्यादा वेबसाइट्स चल रही होती हैं, वो चेक करता है कि इनमें से कौन सी चीज़ इस यूज़र ने रुकेश की है। वो स्टैटिक पेजेस को भी देखता है, अगर स्टैटिक पेजेस में नहीं है वो अपने डेटाबेस को चेक करता है और अकॉर्डिंगली वो रिप्लाई कर देता है उसी ब्राउज़र को जो कि उस क्लाइंट ने उसको रुकेश की थी। सो यहाँ पे बेसिकली इस तरह सीक्वेंस है कि ब्राउज़र से रुकेश जाती है थ्रू इंटरनेट के इस वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर से आगे अकॉर्डिंगली जो रुकेश की गई हो वो उस डेटाबेस में से या फिर स्टैटिक पेजेस में से दी जाती है। जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि सम कॉमन वेब एप्लीकेशन इंक्लूड वेब बेस्ड ईमेल प्रोग्राम सच एज हॉटमेल, जीमेल, ऑनलाइन टिकटिंग। सो ये काम बेसिकली इसी तरीके से करते हैं जिस तरह अभी पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि वो ब्राउज़र से रुकेश जाती है इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर तक, वहाँ से फिर आगे फिर रिप्लाई आता है और आपकी कम्युनिकेशन चल रही होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है कि ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करते हैं, वो आपके चल रहे होते हैं रिमोट किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर, किसी दूसरे इंटरनेट के ऊपर मौजूद सिस्टम के ऊपर। आप अपना पूरा काम करते हैं, पूरा काम करने के बाद आपके सामने सारी चीज़ें उसी जगह पे सेव होती हैं और आपको जस्ट एक हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है जो कि आपको चाहिए उस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो कि क्लाउड के ऊपर इंस्टॉल हुए हुए हैं और वो आपको यूज़ करने के लिए सिर्फ इंटरनेट चाहिए। अदरवाइज़ नॉर्मल क्या होता है, हमने अगर कोई प्रोग्राम यूज़ करना हो, जिस तरह MS ऑफिस है, तो MS ऑफिस का काम क्या है कि हम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से ऑफिस 365 है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। आप अपने परचेज़ करते हैं
लाइसेंस परचेज करते हैं और आपको लॉगिन मिलता है। लॉगिन मिलता है तो एमएस ऑफिस आपके सामने होता है। आपने एक्सेल के अंदर काम करना है, आपने जिस पैकेज के अंदर काम करना है वो सारे पैकेजेस आपके सामने एनालिस्ट होते हैं। एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वाट एवर जो भी आपने यूज़ करना हो। तो ये बेसिकली आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अलावा सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशन, आजकल सोशल मीडिया बेसिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आजकल हमारी लाइफ के ऊपर। इस हवाले से एक छोटी सी एनिमेशन है जो कि अभी आपके सामने मैं चलाना चाहूँगा और उसके बाद फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। Did you know 72% of internet users are active on social media right now? This number is growing fast. Every 20 seconds, 1 million links are shared on Facebook. Six billion hours of video are watched on YouTube. 5 million tweets are sent every day. SMM is becoming the latest trend in effective advertising. It's the new way of fast, effective, free advertising. Social media has changed the world. आपने देखा कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, कितना बड़ा इस वक्त दुनिया भर के लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ कामों के हवाले से, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, सोशल कनेक्टिविटी के हवाले से, बिजनेसेस को रन करने के हवाले से। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई अपना जो बिज़नेस है लाना चाह रहा है और उसके थ्रू मैक्सिमम उसके अंदर अपने काम को बढ़ाना चाहता है। पहले सिर्फ ये होता था कि हमने कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बना दी और ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के बाद हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम दुनिया जहान के लोगों को बता सकें कि भाई हमारी ये वेबसाइट है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ये काम बड़ा आसान हो गया और फ्री, मतलब सारा काम फ्री। आप डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट पेजेस के ऊपर अपना पेज बना के उसकी एडवर्टाइजमेंट करके सारी चीज़ें मतलब आप कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि भाई हमने ये प्रोडक्ट्स, ये चीज़, और वो सारी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती है। सो उसमें डिफरेंट आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें सबसे पहला फेसबुक है जो कि इस वक्त 70 मिलियन, मतलब आप जिस तरह एनिमेशन के अंदर भी देखा कि इतने ज़्यादा लोग हैं, 70% ऑफ वर्ल्ड ये फेसबुक यूज़ करते हैं, जो कि फास्ट ग्रोइंग फ्री सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। जो कि हालांकि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई ये फ्री में उनको क्या फ़ायदा। तो मैं आपको बताऊं कि जो कंपनीज़, जो लोग अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करते हैं, तो ये फेसबुक उनको पेड एडवर्टाइजमेंट का एक ऑप्शन देता है, जिसमें वो उनको डिफरेंट फैसिलिटीज़ देता है, जिसमें वो उनकी एडवर्टाइजमेंट, आपने देखा होगा कि ये स्पॉन्सर्ड एड है। स्पॉन्सर्ड एड हमेशा पेड एड होता है। तो फेसबुक इससे अरबों खरबों रुपए कमा रहा है और इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों के अंदर इस फेसबुक ओनर का नाम आता है। इसी तरह ट्विटर है। ट्विटर के मतलब फेसबुक के ऊपर आप देखें कि उसके ऊपर आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे सकते हैं, आप उसके ऊपर पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं और ये बात करने का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग आप एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। इसी तरह ट्विटर है जिसका काम एक न्यूज़ के हवाले से, जहाँ पे शॉर्ट जो मैसेजेस होते हैं जिनको ट्वीट्स के नाम से कहा जाता है, जो कि 140 कैरेक्टर तक आप दे सकते हैं। तो ये इंस्टेंटली हज़ारों लाखों लोगों तक आपका वो ट्वीट चला जाता है। जिनको आपने आपको जिन्होंने फॉलो किया होता है उन सब के पास ये ऑटोमेटिकली आपका ये न्यूज़ चली जाती है। तो आजकल फेसबुक से ज़्यादा ट्विटर का ज़माना है, कहते हैं ट्विटर। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैठे होते हैं जो अपने व्यूज़ को, अपने न्यूज़ को वो शेयर कर रहे होते हैं। और लास्ट जो सोशल मीडिया के हवाले से जो आपके बुक के अंदर चीज़ है वो है व्हाट्सएप, फ्री।
और इसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट को सेंड कर सकते हैं, वीडियोस को सेंड कर सकते हैं, इमेजेस को सेंड कर सकते हैं। और तो इस तरह की ये काफ़ी अच्छी पॉपुलर किस्म की सर्विस है जो कि उमूमी तौर पर फ्री ऑफ कास्ट है। तो इस तरह के मतलब ये बेसिकली सोशल नेटवर्किंग है जिसके थ्रू आप कनेक्ट ग्रुप बना सकते हैं, इसमें इंडिविजुअल मैसेजेस कर सकते हैं। सो ये सोशल मीडिया का था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लाइसेंस सॉफ्टवेयर वर्सेस फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। लाइसेंस सॉफ्टवेयर तो जिस तरह आपने देखा कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको कॉपीराइट लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किया होता है कि आप परचेज़ किए बग़ैर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपने अगर यूज़ करना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस सॉफ्टवेयर के ओनर हो गए। आपने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उसको उसका लाइसेंस लिया है, ना कि उसको परचेज़ किया है। तो लाइसेंस का हमेशा मतलब ये होता है कि आपने उसकी सब्सक्रिप्शन ली है कि उसको यूज़ करने के लिए। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि वो लाइसेंस पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, आपको रिन्यू करना होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंट लाइसेंस होते हैं और उसके बाद आपको बार बार उनकी रिन्यूअल फ़ीस भी नहीं देनी होती। तो ये डिफरेंट इसके वर्जन्स होते हैं जो लाइसेंस मैकेनिज़्म होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जिनका मेन सोर्स कोड अवेलेबल होता है यूज़र्स को, जो कि स्टडी पर्पस के लिए होता है, उसको इम्प्रूव करने के पर्पस के लिए होता है। जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ओपन सोर्स प्रोग्राम। अब लाइनेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर मिसाल के तौर पर फेडोरा है, रेड हैट है, इस तरह के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं। शेयरवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जिनके ट्रायल वर्जन्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि होते तो ये भी लाइसेंस हैं, लेकिन इनका जिस तरह यहाँ लिखा है कि द ट्रायल पीरियड इज़ यूजुअली 30 और 60 डेज़, कि आप इसको इस्तेमाल करें, अगर आप मुतमईन होते हैं तो फिर आप इसका लाइसेंस परचेज़ कर लें। तो इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको शेयरवेयर कहा जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में फ्रीवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो फ्री में टोटली, जिनका लाइसेंस होता है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो फ्री होते हैं। जिस तरह हम अगर कहें स्काइप है, फ्री सॉफ्टवेयर है, हमें कोई उसका लाइसेंस पे नहीं करना पड़ता, हम फ्री में उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि फ्री में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर बेसिकली उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो इस तरह के चिप के अंदर लोड किया होता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जिस तरह हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका बायोस का सेटअप चलाना है। अब बायोस का सेटअप क्या है? बेसिकली फर्मवेयर है उस सिस्टम का। तो ये फर्मवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कि इस तरह के चिप्स में एम्बेडेड, इनको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। जिस तरह आपके बुक के अंदर लिखा है कि फर्मवेयर इज़ ए इंटरमीडिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह की चिप्स में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जिन सॉफ्टवेयर को मतलब बर्न किया जाता है या एम्बेडेड किया जाता है उनको हम फर्मवेयर करते हैं, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान एक मतलब ब्रिज के तौर पर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद इंटरनेट सिक्योरिटी प्रिवेंट मेजर अगेंस्ट थ्रेट्स एंड दैट कैन हार्म द इंटरनेट एप्लीकेशन। इंटरनेट एप्लीकेशन आर अवेलेबल 24/7, यानी कि 7 दिन 24 घंटे, ऑफर एक्सेस टू मैनी पीपल लीडिंग टू हाई रिस्क इंट्रूशन। यानी कि हैकर से बचाने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिस तरह फायरवॉल हो गया, और इसमें डिफरेंट इसके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फायरवॉल उसकी एग्जांपल है कि जो आपको हैकर से स्टील करने से, मॉडिफाई करने से, आपका डेटा को बचाने से उसको रोकता है। अनऑथोराइज जो भी इस हवाले से जो काम चल रहा होता है उसको वो ब्रेक करता है। या फिर समटाइम ऐसा होता है जिसको DOS कहते हैं, डेनियल ऑफ सर्विस, यानी कि यूज़र्स इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजता है कि आगे जो सर्वर चल रहा होता है उसको हैंग कर देता है, और उसके बाद जब वो हैंग होता है तो वो बैकएंड पे अपना काम शुरू कर देता है। तो इस तरह के जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इस तरह के अटैक से बचाते हैं आपके सर्वर्स को या आपके सिस्टम्स को, उसको हम
सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स या इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें फायरवॉल है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, स्पाईवेयर डिटेक्शन है या उसके रिमूवल प्रोग्राम है। तो इस तरह के जितने प्रोग्राम्स हैं ये काम करते हैं। सो आज का जो लेक्चर है यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।